नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स की हमारी दिन प्रतिदिन की क्लास में। हालांकि आप लोगों ने वीडियो में वॉइस की क्वालिटी को लेकर एक शिकायत की है। इसका हल जो है वो कल या परसों में हो जाएगा, तो आप उसकी चिंता नहीं करें। एक क्लास और मैं बिना वीडियो में वॉइस क्लियरिटी के डाल रहा हूँ, उसके बाद आपकी वॉइस से रिलेटेड सारी समस्याओं का समाधान जो है वो कर दिया जाएगा। तो मित्रों, आज हम लोग शुरुआत करते हैं हमारे करंट अफेयर्स की क्लास की, जो हम दिन प्रतिदिन आप लोगों से चर्चाएं करते हैं। उसी चर्चा को मैं आज आगे बढ़ा रहा हूं। तो आप सभी का एक बार मैं पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आप अपने रिव्यू जो क्लास से संबंधित है वो मुझे दिन प्रतिदिन जरूर उपलब्ध करवाते रहिए, जिससे मुझे नया आप लोगों से सीखने का अवसर भी मिलता रहेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं, और अब ये मिशन हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। सबसे पहले, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, करंट अफेयर्स की क्लास आपको किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप इन नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं, आपको आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। सबसे पहले मैं चर्चा जो करने वाला हूं आज, वो चर्चा का विषय जो आपके सामने है वो है वन डे वन जीनोम पहल जो है वो क्या है, और उसके बारे में क्या वर्तमान में जो है वो चल रहा है, उसको लेकर के हम लोग शुरू करेंगे बातचीत की। तो सबसे पहले देखिए आपके सामने क्या है मुख्य मुद्दा, उसको जरा थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले दोस्तों आपको एक बात समझनी होगी यहाँ कि वन डे वन जीनोम पहल है क्या चीज, उसके बाद हमको आगे बात करनी है। वन डे वन जीनोम पहल जो है वो हाल ही में जैव प्रौद्योगिकी विभाग है, डीबीटी विभाग जो है, इसके बारे में जरूर ध्यान रखना। डीबीटी विभाग का मतलब है जैव प्रौद्योगिकी विभाग, ठीक है। बायो डाइवर्सिटी नहीं है, ये ध्यान रखना, ये जैव है, ठीक है। यहाँ डीबीटी विभाग है, वो है जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं नवाचार परिषद, ब्रिक जिसको बोलते हैं हम लोग, ब्रिक, ठीक है। ब्रिक्स वाला ब्रिक है, ब्रिक में एस और रख दिया तो वो ब्रिक्स बन गया। वैसे डीबीटी प्लस ब्रिक जो है, इसके द्वारा वन डे वन जीनोम पहल जो है वो शुरू की गई है। जीन आप लोग जानते होंगे, आनुवंशिक पहचान जो वो जीनों के द्वारा की जाती है। जीन से ही एक पीढ़ी से जो गुण होते हैं वो दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं, आनुवंशिक गुण। ठीक उसी प्रकार तो ये कह रहा है कि ब्रिक के प्रथम स्थापना दिवस पर राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान एनआई नई दिल्ली में इसको क्या किया गया है, पहल को शुरू किया गया। तो डीबीटी और ब्रिक के दोनों के तत्वावधान में इसको अभी हाल ही में क्या किया गया, शुरू किया गया भारत में। जैव प्रौद्योगिकी विभाग, जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं नवाचार परिषद के द्वारा वन डे वन जीनोम पहल शुरू की गई है। इसकी शुरुआत जो है वो हुई है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य जीनोम विज्ञान में शोध एवं विकास को बढ़ावा देना, और इसे राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में ब्रिक के पहले स्थापना दिवस पर लॉन्च किया गया। यानी भारत में जीनों की जो संरचना है उसको पहचानना और ज्यादा अच्छे ढंग से जीनों को संरक्षित रखने के लिए ऐसा किया गया है। वन डे वन जीनोम पहल का प्रमुख उद्देश्य यह है कि प्रत्येक दिन एक नया जीनोम डेटा प्रस्तुत किया जाए, जो वैज्ञानिक समुदाय के लिए एक नया ज्ञान अनुसंधान के अवसर उत्पन्न करेगा। यह पहल जीनोमिक्स, बायो इनकम्फोर्टिक्स और संबंधित क्षेत्र में भारत की क्षमताओं को बढ़ाने और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए क्या किया गया, महत्वपूर्ण कदम है। आपको ज्यादा चीजें याद नहीं है तो कोई बात नहीं। वन डे वन जीनोम पहल हाल ही में कब शुरू की है, किसके द्वारा शुरू की गई है, जरूर याद रखना। डीबीटी और ब्रिक के द्वारा इसको शुरू किया गया है। इसके बाद अगला, इस पर हम लोग कुछ सवाल भी आप लोगों को बता देते हैं, कुछ एमसीक्यूज जो है वन डे वन जीनोम पहल पर आपसे किस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं, उस पर भी मैं थोड़ी चर्चा आप लोगों से कर लेता हूं। जैसे है वन डे वन जीनोम पहल की शुरुआत किस संस्थान में की गई है, तो आपको पता है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान नहीं सर, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान जो है यहाँ पर इसकी शुरुआत की गई है। तो ये इसका सही आंसर है, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान नई दिल्ली जो है यहाँ पर इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में। और किस किस के सहयोग से इसको शुरू किया गया है ये हमको देखना है। तो एक तो आपको मैंने बताया था डीबीटी, डीबीटी प्लस किसके द्वारा इसको शुरू किया गया, ब्रिक के द्वारा, ब्रिक जो है उसके द्वारा इसको शुरू किया गया है। तो आपसे अगला सवाल ये पूछा जा रहा है वन डे वन जीनोम पहल को किस संस्थान द्वारा शुरू किया गया, तो आपको देखना है यहाँ पर भारतीय जैव प्रौद्योगिकी विभाग डीबीटी और जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं नवाचार परिषद जो है इसके द्वारा इसको क्या किया गया, शुरू किया गया। तो इसके बारे में जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग। ये पहल जो है वो अभी हाल ही में भारत में शुरू की गई। कौन सी संस्थान में? राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में इसको शुरू किया गया। चलिए तो नेक्स्ट सवाल पर बात करते हैं। अब हम लोग G20 के बारे में बात करते हैं। G20 आप लोगों को पता है कि G20 का नया शिखर सम्मेलन अभी हाल ही में क्या किया गया, आयोजित किया गया। तो G20 के नए शिखर सम्मेलन की वजह से मैं आप लोगों से पहले G20 पर कुछ बात कर लेता हूं। जैसे ये स्लाइड आप लोग देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर लिखा है G20 जो समिट है वो हुआ है, उसके बारे में मैंने आपको बात भी बताई थी कल परसों की क्लास में। यहाँ पर है G20 समिट, ठीक है। G20 समिट जो है वो आयोजित की गई है 2024 के अंदर। कब से कब सर? 18 से 19 नवंबर 2024 को रियो डी जेनेरिया आप लोग सब जानते हैं ब्राजील में। और भारत की ओर से किसने भाग लिया है? भारत की ओर से पीएम जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने इस बैठक में क्या किया है, हिस्सा लिया है। तो आप लोगों को बैठक के बारे में सारी जानकारी रहे, इसके लिए आपको ध्यान करना पड़ेगा कि 18-19 नवंबर 2024 को रियो ब्राजील के अंदर जो
G20 जो है इसकी बैठक का आयोजन किया गया। 1999 जो है तब से इसका गठन किया गया, तब से शुरू है, लेकिन ध्यान रखना इसका ना तो कोई स्थायी सचिवालय है, ना तो क्या है कोई सचिवालय है इसका स्थायी, ना इसका कोई स्थायी हेडक्वार्टर है, ये ध्यान रखना। इस बार इसकी अध्यक्षता किसने की है? 2024 में इसकी G20 की अध्यक्षता जो है वो किसके द्वारा की गई? तो G20 की अध्यक्षता जो है वो ब्राजील के द्वारा ही की गई है, ब्राजील के द्वारा ही की गई है। और प्रधानमंत्री ने इस समय गुयाना जो है, गुयाना है, ठीक है। इसके अलावा आपका डोमिनिका है, डोमिनिका। इन देशों की भी क्या की यात्रा की और भारत लौट आए हैं इन देशों की यात्रा करने के बाद भारत के प्रधानमंत्री। तो अब इससे रिलेटेड कुछ सवाल जो है वो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, जरा मुझे बताइएगा। आप लोग इससे रिलेटेड जो भी सवाल बन रहे हैं वो देखिएगा। G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में हो रहा है? होगा नहीं, हो गया, ठीक है, हो गया है। चलिए इसके बाद देखें तो भारत में नहीं साहब, ब्राजील इसका राइट आंसर है। ब्राजील में इसका क्या हो गया? आयोजन हो गया है। G20 शिखर सम्मेलन में कुल कितने सदस्य देशों की भागीदारी होती है? तो देखिए G20 है तो 20 तो देश हैं। पहले हालांकि यूरोपीय यूनियन जो है 19 1 + 19 है, इसमें 19 अलग अलग देश हैं, एक यूरोपीय यूनियन है। और आजकल इसमें अफ्रीकी यूनियन जो है, क्या है? अफ्रीकी यूनियन जो आप लोग कह सकते हो, इसको भी क्या कर लिया गया? शामिल कर लिया गया। लेकिन यहाँ आंसर में 30, 25 और 15 दे रखा है, लेकिन इसका सही आंसर अभी 20 है। हालांकि अब एक और बढ़ गया, अफ्रीकी यूनियन के देश इसमें भाग लेने लग गए। G20 शिखर सम्मेलन की पहली बैठक कब हुई थी? तो 1999 में G20 शिखर सम्मेलन की पहली बैठक जो है उसका क्या किया गया था? आयोजन किया गया था। एक बार तीनों सवाल आप लोग वापस देख लीजिएगा। पहला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर है, G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में हुआ? तो ब्राजील में हुआ, अध्यक्षता भी ब्राजील ने की। G20 शिखर सम्मेलन में कुल कितने सदस्य देशों की भागीदारी होती है? तो ध्यान रखना अब तक पहले 19 + 1 20 की होती थी, अब अफ्रीकी यूनियन भी इसमें भाग लेने लग गया है। इसके बाद में G20 शिखर सम्मेलन की पहली बैठक कब हुई थी? तो 1999 में पहली बैठक हुई थी। और एक मैंने बात बताई, इसका ना तो कोई स्थायी सचिवालय है और ना इसका स्थायी कोई हेडक्वार्टर है। इसके बाद अगला पॉइंट हमारी स्क्रीन पर जो है, G20 शिखर सम्मेलन में कौन सी संस्था हिस्सा नहीं लेती है? यानी ये पुराने सवाल के हिसाब से मैं पूछ रहा हूं, हालांकि अब इसमें बैठक में क्या किया जाता है? भाग लिया जाता है। तो अब जो है G20 शिखर सम्मेलन में कौन सी संस्था हिस्सा नहीं लेती है? इसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी भाग लेता है, विश्व बैंक जो वर्ल्ड बैंक है वो भी हिस्सा लेता है, यूएन जो है वो इसमें हिस्सा नहीं लेता है, और विश्व स्वास्थ्य संगठन भी लेता है। तो इसका सही आंसर एकदम राइट होगा। देखिए IMF और जो है ना, IMF और वर्ल्ड बैंक जो है, ये दोनों जो है इनको क्या कहा जाता है? इनको जुड़वा कहा जाता है, ट्विन्स कहा जाता है। जुड़वा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी स्थापना और इनका हेडक्वार्टर जो है वो लगभग पास में, यानी कि वाशिंगटन डीसी जो है, वाशिंगटन डीसी जो है, यहां पर इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। देखिए G20 की अध्यक्षता किस देश के पास होती है? तो आपको रोटेशनल आधार पर होती है या स्थिर रूप से एक देश करता है? स्थिर रूप से एक देश तो नहीं करता। क्यों? क्योंकि आपको पता है 2023 में इसकी अध्यक्षता किसने की थी? भारत ने की थी। भारत ने 2023 में इसकी अध्यक्षता की थी, आप सबको मालूम होगा। 2024 जो है, 2024 में इसकी अध्यक्षता जो है वो ब्राजील के द्वारा की गई है, ब्राजील के द्वारा। तो इसका मतलब ये हो गया कि रोटेशनल आधार पर या संयुक्त राष्ट्र द्वारा चुना जाता है या विश्व बैंक द्वारा चुना जाता है। तो ध्यान रखना मित्रों, रोटेशनल आधार पर, यानी रोटेशनल आधार पर होता है, कभी A कभी B कभी C कभी A कभी S। रोटेशनल आधार पर अध्यक्षता का क्या किया जाता है? निर्धारण करता है। कोई एक देश बार बार इसकी अध्यक्षता नहीं करता है। चलिए अगली बातचीत करते हैं। अगला सवाल क्या है? G20 के बारे में लगभग आपके सारे कंसेप्ट जो क्लियर होंगे, फिर धीरे धीरे और भी बातें हम लोग करते रहेंगे। G20 शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? G20 का मुख्य उद्देश्य क्या है? G20 शिखर सम्मेलनों का आयोजन क्यों किया जाता है? इसका उद्देश्य क्या है? शिक्षा में सुधार करना, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता, खेलों का विकास या सांस्कृतिक आदान प्रदान। देखिए सांस्कृतिक आदान प्रदान भी नहीं है, खेलों का विकास भी नहीं है, शिक्षा में सुधार भी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता जो है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय स्थिरता को स्थापित करने के लिए क्या किया जाता है? इस G20 समिट का आयोजन किया जाता है। G20 में शामिल देश कौन सा समूह बनाते हैं? G20 देश जो है वो कौन कौन से देशों का समूह बनाते हैं? क्या उसमें केवल विकासशील देश शामिल होते हैं? क्या केवल विकसित देश शामिल होते हैं? क्या केवल एशियाई देश शामिल होते हैं? क्या विकासशील और विकसित दोनों देश शामिल होते हैं? तो ध्यान रखना है G20 के अंदर विकसित और विकासशील, विकसित और कौन से? विकासशील दोनों टाइप के देश जो वो क्या करते हैं? उसमें हिस्सा लेते हैं। विकसित राष्ट्र भी और विकासशील राष्ट्र भी, दोनों तरीके के राष्ट्र इसमें भाग लेते हैं। ठीक है। इसके बाद में G20 शिखर सम्मेलन में कौन सा प्रमुख क्षेत्रीय संगठन भाग नहीं लेता है? हालांकि अब इसकी जरूरत नहीं रही है, क्योंकि अब यूरोपीय यूनियन भी भाग लेता है, ब्रिक्स के राष्ट्र भी भाग लेते हैं, और एशियाई विकास बैंक भी भाग लेता है। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक भी भाग लेता है, आपको पता है IMF भी भाग लेता है। इसके अलावा आपको जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन भी बताया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी भाग लेता है। लेकिन पहले अफ्रीकी संघ भाग नहीं लेता था, लेकिन अब अफ्रीकी संघ भी भाग लेने लग गया है। तो आपको ये सवाल अब नहीं पूछा जाएगा, अब ये सब पूछा जा सकता है। 2023 के बाद पहली बार ऐसा हुआ जब अफ्रीकी संघ को शामिल करते हुए इसका आयोजन किया गया है। तो इस बार आपसे जरूर इस तरीके का सवाल पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा जो है
प्रमुख क्षेत्रीय संगठन है जिसने पहली बार जो है क्या किया है, फर्स्ट टाइम G20 समिट में क्या किया है, भाग लिया बतौर सदस्य। तो वो कौन सा होगा, अफ्रीकी संघ इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन अब ये नहीं पूछेगा कौन भाग नहीं लेता है, ठीक है। चलिए अगली बातचीत करते हैं। ये ब्रिक्स के बारे में मैंने आपको सारी बात बता दी। G20 में मोदी जी ने जो है वो इस बैठक में अभी भी क्या लिया था, हिस्सा लिया था। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ आई होगी। चलिए अगली बात करते हैं, भू नीर पोर्टल क्या है। भू नीर पोर्टल, वैसे भी नीर की कमी बड़ी विकट समस्या आने वाली है पूरी दुनिया के सामने, और उसी से निपटने के लिए जो है वो कुछ किया जा रहा है प्रयास। तो देखिए क्या है प्रयास, जरा यहाँ पर आपके सामने लिखा है भू नीर पोर्टल क्या है। जल शक्ति मंत्रालय जो है, पहली बात तो ये ध्यान रखना, ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय, इस मंत्रालय का गठन जो है वो सबसे पहले मोदी जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तब किया गया था। और राजस्थान के गजेंद्र सिंह शेखावत जो है, गजेंद्र सिंह शेखावत जो है वो इसके क्या है, शेखावत, वो इसके मंत्री हैं और ये राजस्थान से आते हैं। आप लोग ये भी जानते हैं राजस्थान में कहाँ से आते हैं, तो राजस्थान में आपको पता है जोधपुर से ये क्या है, वर्तमान में सांसद हैं, ठीक है साहब। तो 8वें भारत जल सप्ताह 2024 के दौरान भू नीर पोर्टल लॉन्च किया गया, जो भारत में भूजल विनियम को बढ़ाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। आपसे पूछा जा सकता है कि जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा अभी हाल ही में भारत जल सप्ताह 2024 के दौरान निम्न में से किस पोर्टल को लॉन्च किया गया, तो आपको बताना है भू नीर पोर्टल को लॉन्च किया गया। भू नीर पोर्टल के बारे में, भू नीर पोर्टल को जल शक्ति मंत्रालय के तहत केंद्रीय भूजल प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के सहयोग से क्या किया गया, विकसित। यानी कौन कौन सी दो संस्थाएं, एक तो केंद्रीय भूजल प्राधिकरण है, केंद्रीय भूजल जो है ग्राउंड वाटर ऑथोरिटी जो सेंटर ग्राउंड वाटर ऑथोरिटी, ठीक है, CGWA के द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC, ठीक है, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर जो है, इन दोनों के सहयोग से, यानी CGWA प्लस NIC, इन दोनों के द्वारा, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर जो NIC, इनके द्वारा इसको क्या किया जाए, विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, भूजल विनियम में सुधार करना, भूजल उपयोग में पारदर्शिता, दक्षता और स्थिरता को क्या करना है, सुनिश्चित करना है। लगातार भूजल जो है वो गिर रहा है, उस भूजल की स्थिति को सुधारने के लिए ऐसा किया जा रहा है। चलो तो बात करते हैं अगले पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, जरा देखें। इसी भू नीर पोर्टल को किस संस्था के सहयोग से विकसित किया गया, पहला सवाल। जो अभी भी आपको बात बताई मैंने उसी से रिलेटेड कुछ सवाल आपके सामने रखे गए, तो आपको बताना है इन दोनों सवालों के जवाब क्या है। पहला, भू नीर पोर्टल को किस संस्था के सहयोग से क्या किया गया है, लॉन्च किया गया। कौन सी संस्था है जिसके सहयोग से भू नीर पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। भू नीर पोर्टल जो है ये किस संस्था के सहयोग से, तो मैंने अभी आपको बताया था कि भाई सेंटर, ठीक है, ग्राउंड वाटर और ऑथोरिटी जो है CGWA प्लस NIC, इनके सहयोग से इसे क्या किया गया, लॉन्च किया गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन नहीं, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नहीं, जलवायु परिवर्तन विभाग नहीं, ये नहीं है। इसका सही आंसर है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के सहयोग से CGWA यानी सेंटर ग्राउंड वाटर ऑथोरिटी जो है उसके द्वारा इसको क्या किया गया, लॉन्च किया गया है। फिर जल शक्ति मंत्रालय ने किस पोर्टल को लॉन्च किया है जिसका उद्देश्य भारत में भूजल विनियमन में सुधार और पारदर्शिता बढ़ाना है। ये सवाल जो है वो बहुत ही शानदार होने वाला है परीक्षाओं की दृष्टि से। भूजल शक्ति मंत्रालय ने किस पोर्टल को लॉन्च किया है जिसका उद्देश्य भारत में भूजल विनियमन में सुधार और पारदर्शिता को क्या करना है, बढ़ाना है। तो यहाँ ध्यान रखना, जलमणि पोर्टल नहीं है, जल प्रेरणा पोर्टल नहीं है, जलवायु पोर्टल नहीं है, भू नीर पोर्टल आपका सही आंसर होगा। भू नीर पोर्टल जो है इसको क्या किया गया, अभी लॉन्च किया गया। तो याद रख लोगे, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, जल शक्ति मंत्रालय जो है, जल शक्ति मंत्रालय के अंदर दो संस्थाएं CGWA और प्लस NIC, इन दोनों के सहयोग से जल सप्ताह के अंतर्गत ऐसा 2024 में किया गया। भू नीर पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है, सारी चीजें क्लियर हो रही है। पहले आपको पूरी व्याख्या बताई, उसके बाद MCQ बताए, और जल्दी राजस्थान से रिलेटेड भी कई बातें मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। 2-3 टेक्निकल जो समस्याएं हैं उनका समाधान होते ही आपको 1-2 क्लासें भी मैं प्रोवाइड कर पाऊंगा। तो भू नीर पोर्टल का मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या है, पानी की आपूर्ति बढ़ाना है, जल शक्ति मंत्रालय के तहत जल संरक्षण कार्यक्रम चलाना है, भूजल विनियमन में सुधार करना और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर अध्ययन करना है। तो इसका सही जवाब है भूजल विनियमन में सुधार करना और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। भूजल विनियमन में सुधार करना और पारदर्शिता को क्या करना है, सुनिश्चित करना है। इसके लिए भू नीर पोर्टल शुरू किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और सवालों पर भी चर्चा आपसे होनी है। दैनिक करंट अफेयर्स 22 नवंबर 2024 विश्व भारत। अभी राजस्थान के बारे में मैंने कोई नई बात आपके सामने नहीं रखी है, इसलिए राजस्थान के बारे में मैं अभी कोई चर्चा आप लोगों से नहीं कर रहा हूँ। राजस्थान के बारे में भी चर्चा की जाएगी। चलिए पहला सवाल और देखते हैं क्या है। यहाँ पर सवाल है, भारत ने नए CAG संजय मूर्ति को
जो है वो शपथ किसने अभी हाल ही में क्या की है, दिलाई है। तो संजय मूर्ति जो है वो भारत के नए क्या बन चुके हैं भाई, आपको मालूम होना चाहिए कि भारत के नए सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। कल सारी बातें पिछले वीडियो में मैं हालांकि आपको बता चुका हूं। इनको शपथ जो है वो दिलाई गई है किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। तो राष्ट्रपति कौन है ये आपको पता होगा। इनको सीएजी के नाम से, कंट्रोलर जनरल ऑफ, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। जगदीप धनखड़ जो है वो आपको पता है उपराष्ट्रपति है भारत के, क्या है, उपराष्ट्रपति है। इसके बाद द्रौपदी मुर्मू जो है वो राष्ट्रपति है, ये भी पता है। और भारत की पहली आदिवासी, फर्स्ट आदिवासी महिला है जिसको भारत का क्या मिला है, राष्ट्रपति होने का सौभाग्य मिला है, ठीक है। गिरीश चंद्र मुर्मू पूर्व सीएजी हैं, पूर्व क्या है, सीएजी हैं। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर के क्या है, पूर्व उपराज्यपाल हैं, पूर्व उपराज्यपाल भी हैं, उपराज्यपाल भी हैं, ठीक है सर। इसके बाद नरेंद्र मोदी जी नहीं, तो आपको पता है इसका सही आंसर द्रौपदी मुर्मू है, जिन्होंने संजय मूर्ति जो है, याद करो ना भैया, के संजय के एस मूर्ति, ये सवाल परीक्षा में छपेगा, ये ध्यान रखना है। काम क्या है, भारत सरकार के द्वारा जितना भी पैसा किया जाता है खर्च, ठीक है, उस पैसे के खर्च पर नियंत्रण रखना, उसकी पूरी जांच पड़ताल करना इनका दायित्व। चलिए नेक्स्ट, अगली बात है, हाल ही में किन 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। आपको पता होगा आज ही 2 राज्य हैं जिनमें विधानसभा के चुनाव क्या हो गए हैं, संपन्न हो गए हैं। और कौन कौन से राज्य जहां विधानसभा के चुनाव भी संपन्न हुए हैं, जिनमें किस किस को जीत दर्ज हुई है। तो एक तो आपको पता है महाराष्ट्र है, क्या है, महाराष्ट्र है। और एक क्या है, झारखंड है, झारखंड। तो इसके अलावा देखिएगा राजस्थान में और कहां पर, यूपी के अंदर राजस्थान और उत्तर प्रदेश, यहां पर क्या था, उपचुनाव भी था, उपचुनाव भी साथ में था, ये भी ध्यान रखना है। तो राजस्थान में 7 सीटों पर जो है वो क्या था, उपचुनाव था। यूपी में भी उपचुनाव था, लेकिन झारखंड और महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के अंदर महायुति गठबंधन जो है, महायुति गठबंधन, इसकी सरकार बनी है, एनडीए के नेतृत्व के अंदर वहां बन रही है। झारखंड में मुझे ये लगता है कि अभी मामला काउंटिंग चल रही है अभी भी, लेकिन उसके बावजूद भी आपको पता चल जाएगा कल तक। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी मिलकर भी कांग्रेस सरकार बना सकती है। इसके अलावा मेरे मित्रों वहां पर हो सकता है बीजेपी भी अन्य लोगों के साथ, अगर लेट नाइट काउंटिंग तक होते होते अगर बीजेपी को सीटें ज्यादा मिलती है तो। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है, जेजेएम है शायद, ठीक है, इस पार्टी की भी सरकार वहां बनने की पूरी संभावना है। तो यहाँ पर क्या है, महाराष्ट्र और झारखंड जो है, यहाँ पर अभी हाल ही में विधानसभा के चुनाव हुए, मतगणना 23 नवंबर को हो रही है, ठीक है। राजस्थान में है जो उपचुनाव हुए हैं। इसके अलावा हरियाणा में पीछे ही हरियाणा में सरकार बन चुकी है, और भाई सैनी के नेतृत्व में, ठीक है, सैनी जी के नेतृत्व में जो है यहाँ सरकार चल रही है। राजस्थान के अंदर भजनलाल जी जो है उनके नेतृत्व में सरकार चल रही है। मध्य प्रदेश के अंदर भी सरकार चल रही है मोहन यादव जी के नेतृत्व में, इसके नेतृत्व में मोहन यादव जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। अब आगे विधानसभा के चुनाव होंगे बिहार में, तो बिहार की राजनीति किस तरह से आगे बढ़ेगी वो भी देखना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, यहाँ पर सवाल है आपके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस का सम्मान किस देश में दिया गया। ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस का अवार्ड जो है वो प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के द्वारा दिया गया है, ये आपको बताना है। तो प्रधानमंत्री मोदी को ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस जो है, ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस सम्मान किस देश में मिला, नाइजीरिया में, गुयाना में, बाहामास में, एंटीगुआ में। तो मुझे ये लगता है कि आप आसानी से बता सकते हैं ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड कौन से राष्ट्र के द्वारा दिया गया। तो गुयाना जो है इसके द्वारा यह अवार्ड मोदी जी को दिया गया। इसके अलावा नाइजीरिया ने सेकंड लार्जेस्ट सम्मान अपना जो है वो दिया है। चलिए अगला सवाल जो है वो आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी मैं इनके जवाब बता देता हूं, हालांकि इन पर चर्चा कल हमारी हो गई थी तो आपको पता ही होगा सारी बातें। चलिए नेक्स्ट है डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर। तो डोमिनिका में ही नाम छुपा, डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर जो है वो आपको पूछ रहा है सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के द्वारा दिया गया। तो डोमिनिका द्वारा दिया गया, क्यूबा द्वारा नहीं, कोलंबिया द्वारा भी नहीं, और ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन की बैठक में भाग लेकर पहुंचे थे। ऐसे ही पूछा जा सकता है कि डोमिनिका द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को कौन सा अवार्ड दिया गया। तो आपसे अगर पीछे वाला साथ में देकर ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस साथ में दिया हो और डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर दिया हो तो ध्यान रखना डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर इनको प्रदान किया गया। ऐसा भी पूछा जा सकता है आपसे कि ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड किस देश के द्वारा दिया गया, तो याद रखना है गुयाना के द्वारा दिया गया है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, यह है सेकंड कैरिकॉम इंडिया सम्मेलन 2024 का आयोजन 20 नवंबर 2024 को कहां पर किया गया, ये आपको बताना है। क्या सवाल है, सेकंड यानी दूसरे कैरिकॉम और इंडिया सम्मेलन 2024 का आयोजन 20 नवंबर 2024 को इसका आयोजन कहां पर किया गया। सूरीनाम में, हंगरी में, वियतनाम में, नाइजीरिया में, कहां पर हुआ। तो आप लोग आराम से बता सकते हैं कैरिकॉम इंडिया सम्मेलन 2024 का आयोजन 20 नवंबर 2024 को सूरीनाम में हुआ या हंगरी में हुआ या वियतनाम में या नाइजीरिया में। तो आपका नाइजीरिया इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल, नाइजीरिया में सम्मेलन में भाग लेने गए थे मोदी जी, तभी उनको वहां का सेकंड लार्जेस्ट नागरिक सम्मान जो दिया गया। भारतीय कॉफी बोर्ड जो है, भारतीय क्या है, कॉफी बोर्ड, भारतीय कॉफी बोर्ड
इसने लिखा भारतीय कॉफी बोर्ड 10 वर्षीय कॉफी विकास योजना को लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2034 तक देश को कॉफी उत्पादन और निर्यात में दोगुना करना है। तो आपको बताना है भारतीय कॉफी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है। भारतीय कॉफी बोर्ड जो है, कॉफी बोर्ड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये ध्यान रखना कर्नाटक जो है, कर्नाटक के बेंगलुरु में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। भारत में कॉफी का उत्पादन जो है यहीं पर क्या किया जाता है, सबसे ज्यादा होता है। यहाँ पर आपका केरल है, केरल के ठीक ऊपर यहाँ जो है वो आपका क्या है, कर्नाटक है, कर्नाटक। तो कर्नाटक में जो है वो कॉफी का उत्पादन व्यापक स्तर पर किया जाता है। और आपको ये भी मालूम होगा कि कॉफी बोर्ड जो है ये भारत सरकार का एक जो है वो स्वायत्त संस्थान है, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है, कर्नाटक बेंगलुरु के अंदर है। तो इसका सही आंसर बेंगलुरु कर्नाटक में है। और इस बोर्ड ने यह फैसला किया 10 वर्ष का रोड मैप इन्होंने तैयार किया। विकास योजना जो है वो 10 वर्ष की है, जिसका उद्देश्य 2034 तक देश के कॉफी उत्पादन और निर्यात जो है इसको क्या करना है, दोगुना करना है। इस बोर्ड का मुख्यालय बेंगलुरु में है, चेन्नई में नहीं है, जयपुर आपकी पिंक सिटी है और नई दिल्ली में भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, गुरु घासीदास तमोर पिंगल टाइगर रिजर्व का संबंध किस प्रदेश से है। तो अभी बताया था एक ऐसा प्रदेश है जहां पर नया गुरु घासीदास तमोर पिंगल टाइगर रिजर्व जो है इसको मंजूरी मिली और देश का ये 56वां टाइगर रिजर्व है। देश का कौन सा है, 56वां टाइगर रिजर्व। ये राजस्थान में नहीं बल्कि कहां पर है, छत्तीसगढ़ के अंदर है। मध्य प्रदेश जो है वो टाइगर स्टेट है, ठीक है, टाइगर स्टेट जो है वो आपका एमपी है, गुजरात में भी नहीं है। गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान है, गिर नेशनल पार्क कहां पर है, तो गुजरात के अंदर। मध्य प्रदेश के अंदर जो है वो ध्यान रखना कान्हा नेशनल पार्क है, इसके अलावा पेंच है, इसके अलावा यहाँ पर पन्ना टाइगर रिजर्व है, क्या है, पन्ना टाइगर रिजर्व है। ऐसे कई टाइगर रिजर्व कहां पर है, इसके अंदर है। तो चलिए अगले सवाल पर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, भारतीय सेना ने संयुक्त विमोचन 2024 मानवीय सहायता एवं आपदा राहत अभ्यास का आयोजन अभी हाल ही में कहां पर किया गया। भारतीय सेना ने संयुक्त विमोचन 2024 एक मानवीय सहायता और आपदा राहत, यानी मानव जो है उस मानव को क्या करना है, सहायता देना और आपदा के समय उसकी और ज्यादा हेल्प करना है। तो यहाँ पर इस अभ्यास का आयोजन कहां पर किया गया, राजस्थान में, गुजरात में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में। तो गुजरात में इसका आयोजन किया गया और गुजरात के पोरबंदर, कहां पर, पोरबंदर गुजरात के अंदर जो है इसका आयोजन किया गया। ये वही स्थान है जहां पर क्या हुआ था, गांधी जी का जन्म हुआ। गांधी जी जो है, गांधी जी का जन्म यहीं पर हुआ था, ऐसा भी आपको मालूम होना चाहिए। तो गुजरात के पोरबंदर गांधी जी का जहाँ जन्म हुआ वहीं पर क्या किया गया, संयुक्त विमोचन इसका किया गया। चलिए अगला सवाल, 2022 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2 लोगों को दिया गया है, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कितने लोगों को, 2022 का, 2022 का नहीं है, 2024 का है, ठीक है। हालांकि है 2023 का, लेकिन दिया गया है कब, 2024 के अंदर। और 2 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है, किसको, डेनियल ब्रेन बोइंग को, ठीक है, ब्रेन याद रखो आप तो इधर, अली अबू कबाद याद रखो बस, ब्रेन अबू, ठीक है, अबू की ब्रेन बड़ी अच्छी है, अबू की ब्रेन बड़ी अच्छी है, ठीक है। और इंदिरा गांधी जी ये निशस्त्रीकरण और शांति, किसके लिए, शांति और निशस्त्रीकरण, इसके लिए यह पुरस्कार दिया जाता है, पूरे विश्व में शांति स्थापित करने। इंदिरा गांधी पीस फाउंडेशन के द्वारा, इंदिरा गांधी पीस फाउंडेशन जो है, पीस फाउंडेशन, इसके द्वारा यह पुरस्कार क्या किया जाता है, दिया जाता है मेरे दोस्तों। तो इंदिरा गांधी पीस फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार जो है वो प्रतिवर्ष दिया जाता है। तो दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है। इनको जो है वो संगीत के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जो है यह पुरस्कार दिया गया है और इनके अपने फाउंडेशन के लिए दिया गया अली अबू कबाद को। दोनों ध्यान रखना, इंदिरा गांधी पीस फाउंडेशन जो है ये पुरस्कार अबू और ब्रेन जो है, अबू की ब्रेन बहुत क्या है, अच्छी है, शांति और निशस्त्रीकरण के क्षेत्र में, और इंदिरा गांधी के विचारों पर चलने वाले लोगों को यह पुरस्कार और संस्थाओं को भी दिया जाता है। चलिए ये सवाल है आपके सामने, अब क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा रहा, ये बताइए जरा। तो भारत का जो स्थान है वो इसमें कौन सा रहा, यानी क्लाइमेट चेंज जो है वो बहुत बड़ी समस्या है विश्व के सामने। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस पिछले वर्ष भारत 6 नंबर पर था, इस बार 8 नंबर पर था, और इस बार भारत की स्थिति जो है वो उलट हो गई और इस बार भारत 10वें स्थान पर पहुंच गया है, ये ध्यान रखना। 8 नंबर से कौन से नंबर पर, 10वां, यानी भारत में भी क्लाइमेट चेंज, दिल्ली जैसे शहर में आप लोग देखते होंगे बड़ी स्थिति व्यापक है, और इन दिनों तो प्रदूषण के समाचार जो है वो दिल्ली से अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो दिल्ली से जो पर्यावरण की स्थिति है उसी को क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भी मापा जा रहा है, और क्लाइमेट चेंज बड़ी तेजी से हो रहा है, और 10वां स्थान भारत का हुआ है। इसका मतलब 8 से 10 पर हो गया है, तो 2 स्थान का भारत को क्या हुआ है, 2 स्थान का भारत को हुआ है नुकसान। क्या हुआ है, नुकसान हुआ है मित्रों, ये